हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में भाई रेगन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और इन्हें यहाँ पे एक लेटर मिला होता है। साथ ही साथ इनको काफी सारे पैसे भी मिले होते हैं। रेगन यही बताते हैं कि हमारा क्लाइंट इस बार काफी ज्यादा अमीर है और उसने यहाँ तक कि हमारी टैक्सी के भी पैसे दिए। और जबकि भाई ये लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं। वो आदमी किसी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट वगैरह है। और जब रेगन और मॉब इधर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा मैंशन होता है। जब ये लोग मैंशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे पहले से बहुत सारे साइकिक्स मौजूद होते हैं जो कि दिखने में गुंडों की तरह लग रहे होते हैं। और यहाँ पे भाई वो बांशो मारू भी होता है जिसको आपने पिछले एपिसोड्स में देखा था। रेगन यही पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तो बांशो मारू यही कहता है कि भाई मैं भी तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ। यहाँ पे पीछे भाई एक जोडो किरिन नाम का साइकिक होता है जो कि राइजिंग सन स्पिरिचुअल यूनियन प्रेसिडेंट होता है और ये भी कहने को बहुत बड़ा साइकिक होता है। वो यही पूछता है बांशो मारू से कि ये कौन है, तो बांशो मारू ये बताता है कि ये वही बंदा है जिसने मेरी मदद की थी उस इविल स्पिरिट से पीछे छुड़ाने में और इसका नाम है आराटाका रेगन। तो जोडो यही कहता है कि अच्छा यही वो आदमी है जो कि झूठ बोल रहा था कि उसने ड्रैगन को ठिकाने लगा दिया है। तो यहाँ पे भाई सारे के सारे साइकिक्स जोडो को देख रहे होते हैं और वो यही कहते हैं कि भाई इसकी आंख में मत देखना है, काफी खतरनाक बुड्ढा है। और यहाँ पीछे भाई मात्सुओ छुपा होता है और आपने इसको क्लॉ के 7 डिवीजन में देखा था। ये भाई शायद बच गया यार, यहाँ पे छुप के बैठा है और ये कह रहा है भाई ये बंदे फिर से आ गए क्या इधर, अब तुम्हें बिल्कुल सीधा सीधा बिजनेस कर रहा हूँ, अभी भी इनको प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे भाई वो क्लाइंट यानी कि वो अमीर आदमी इधर आ जाता है और वो कहता है कि आज मैंने तुम सबके सब प्रोफेशनल्स को इधर बुलाया है और इस बंदे का नाम होता है आसागारी मसाशी। ये कहता है कि मेरे को कोई भी शक नहीं है कि तुम बहुत बड़े साइकिक्स हो, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी को बचा पाओगे या नहीं ये तो देखा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी तुम देखो उसे एक सीक्रेट ही रखना और किसी को बताना मत। ये मेरी बेटी है आसागिरी मिनोरी, ये सिर्फ 14 साल की है और ये हमें नहीं देख सकती बट हम इसे देख सकते हैं। तो रेगन कहता है ये तो बिल्कुल मॉब की उम्र की है। तो ये लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं कि भाई इस बच्चे को यहाँ पे पकड़ के क्यों रखा है। और ये आदमी यही कहता है कि मेरे को पहले स्पिरिट्स वगैरह पे भरोसा नहीं था, लेकिन उसके बाद हम कई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिले और काउंसलर से मिले और इसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। ये तो तय है कि इसके ऊपर किसी इविल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है और मैं तुम लोगों से यही चाहता हूँ कि तुम इस इविल स्पिरिट को उसकी बॉडी में से निकालो। तो रेगन मॉब से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है, तो मॉब कहता है कि मेरे को तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। तो रेगन कहता है हो सकता है कि इसका कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो। यहाँ पे बांशो मारू कहता है कि मेरे को एक खतरनाक स्पिरिट का एहसास हो रहा है और वो बहुत करीब है। तो वो आदमी यही कहता है कि मैंने एक काफी स्पेशल अवार्ड रखा हुआ है, जो भी मेरी बेटी को बचाएगा उसको मैं बहुत सारा पैसा दूंगा। तो रेगन भाई ये सुन के आगे आ जाता है और वो कहता है ठीक है मैं इसको संभाल लूंगा, चिंता वाली बात नहीं है। क्यों, क्या कहते हो मॉब, तुम्हें भी थोड़ा सा बोनस मिल जाएगा। तो मॉब कहते क्या मेरा पहला बोनस। तो डिप्पर कहते हैं तुम्हें पता है ना कि इतने समय से वैसे भी तुम्हें कम पैसे मिलते हैं। यहाँ पे भाई बांशो मारू और बाकी सारे के सारे साइकिक्स ये चिल्लाने लग जाते हैं कि ऐसे कैसे तुम आगे जा सकते हो, भाई हम भी तो यहाँ पे खड़े हैं, हम फालतू में इधर थोड़ी ना है। तो भाई वो बिजनेसमैन यही कहता है कि ठीक है शांत हो जाओ, हम सब रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं और उसी से डिसाइड होगा कि कौन सबसे पहले अंदर जाएगा। तो ये लोग इसके लिए मान जाते हैं और रेगन कहता है चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैं पेपर के साथ खेलूंगा। तो ये सारे के सारे साइकिक कहते हैं भाई पागल वागल हो गए, पहले से क्यों बता रहे हो अपनी ट्रिक। तो रेगन कहता है ठीक है फिर सीजर के साथ खेल लूंगा। तो बांशो मारू कहते हैं क्या बकवास बंदा है यार। तो यहाँ पे भाई ये रॉक पेपर सीजर शुरू करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि रेगन आसानी से भाई इन सबसे जीत जाता है यार। और वो कहता है कि मैं आज तक कभी भी रॉक पेपर सीजर्स में हारा नहीं। और वो कहता है कि बाद में मिलते हैं लूजर्स। यहाँ पे रेगन उस रूम में आ जाता है और वो यही कहता है मन में कि भाई पहली मीटिंग में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट मैं एक साइकिक के तौर पर पता लगा सकता हूँ कि चल क्या रहा है, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। यहाँ पे रेगन उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पे बंद क्यों करके रखा है। तो वो लड़की यही कहती है कि भाई मुझे नहीं पता, मेरे पापा को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो रेगन कहता है क्या तुम्हारे पिता ने क्या किया। तो वो लड़की यही कहती है कि उन्होंने मेरे को इस कमरे में बंद करके रख दिया है और मेरे को बेड से भी बांध दिया है, वो मुझे घूरते रहते हैं और साथ ही साथ मेरे को बहुत बार मार भी चुके हैं। तो यहाँ पे ये आदमी यही बोलता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है और ये सब झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सबके सब साइकिक भाई उसे घूरने लग जाते हैं और वो लड़की यही कहती है कि वो अपने गंदे गंदे हाथों से मेरे को इधर उधर टच भी करते रहते हैं, तुम मेरे पिता पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, वो कुछ समय से पागल हो गए हैं और ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई भूत सवार हो चुका है। तो रेगन कहते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो वो लड़की कहती है कि वो हमेशा बकवास करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि मेरी बॉडी पे किसी डीमन ने कब्जा कर लिया है। हाँ मैं मानती हूँ मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये आदमी यही कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो झूठ बोल रही है और वो उसके अंदर का डीमन है जो ये बोल रहा है। यहाँ पे वो लड़की रोने लग जाती है और वो यही कहती है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे बंद रहूंगी क्या। तो मिस्टर साइकिक प्लीज क्या तुम मेरे को आजाद कर दोगे, इनसे मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो रेगन कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे पिता से पूछूंगा। तो यहाँ पे जोडो कहता है कि इस लड़की को देख के लगता है बिल्कुल नॉर्मल है और इसके ऊपर किसी भूत ने कोई कब्जा नहीं कर रखा। तो वो बिजनेसमैन यही कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अच्छे से पता है। यहाँ पे भाई नेक्स्ट आदमी अंदर जाता है और वो यही कहता है कि मैं जोडो को बिल्कुल ठीक प्रूफ करके दिखाऊंगा और अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे सबके सब साइकिक भाई उस आदमी के ऊपर ब्लेम डालने लग जाते हैं कि तुम अपनी बेटी के साथ अपना रिलेशन ठीक नहीं रख सकते, इस वजह से अब तुम भूत प्रेत पे इसका इल्जाम डालना चाहते हो, क्यों है ना। तो रेगन कहता है क्या ऐसे अपने क्लाइंट से बात करते हैं, हाँ गड़बड़ अंदर है, पक्का अंदर ही गड़बड़ है, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं किसी बच्ची से बात कर रहा हूँ। तो ये लोग यही कहते
कहते हैं कि हाँ हाँ तुम्हें तो पैसा चाहिए ना, इस वजह से तुम उसी का साथ दोगे क्यों। तो रेगन कहता है कि अगर तुम सच में उस लड़की की बातों में आ गए हो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो तुम्हें बहुत बुरा बेवकूफ बनाएगी। जिस हिसाब से वो बात कर रही थी वो ही अलग था। कभी वो अपने पिता को पापा कह रही थी और कभी डैड, और मैंने तो अपना नाम कभी भी बताया नहीं उसे, और उसने मेरे को डायरेक्ट साइकिक बोला। इसका मतलब ये है कि वो हमारी बातें सुन सकती है। और तभी भाई वो पीछे वाला ग्लास टूट जाता है और अंदर गया हुआ साइकिक भाई उड़ता हुआ बाहर आता है, और वो यही कहता है कि भाई वो मॉन्स्टर है, एक मॉन्स्टर, दूर रहो उससे। तो रेगन कहते हैं देखा उसने अपने असली रंग दिखाई दिए। तो वो लड़की यानी कि वो डीमन यही कहता है कि अब इसका मतलब कोई भी फायदा नहीं है बेफालतू का ड्रामा करने का, चलो फिर ठीक है अब कोशिश करो मेरे को इस लड़की की बॉडी में से बाहर निकालने की। यहाँ पे वो आदमी चिल्लाने लग जाता है और यही कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, प्लीज मैं जो तुम मांगोगे वो दूंगा, बस इस भूत को मेरी बेटी के शरीर से बाहर निकाल दो, 200 मिलियन 500 मिलियन जो तुम्हें चाहिए वो। यहाँ पे भाई अलग अलग साइकिक्स अपनी अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उस लड़की में से उस भूत को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं होता। यहाँ पे डिम्पल को रियलाइज होता है कि शायद वो इस स्पिरिट को जानता है जिसने मिनोरी की बॉडी पे कब्जा कर रखा है। उस स्पिरिट का नाम है काइजी मोगामी, जो कि पहले एक बहुत बड़ा साइकिक हुआ करता था। जैसे जैसे एक एक साइकिक उस स्पिरिट को एक्सरसाइज करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, डिम्पल बताता है कि मोगामी कौन हुआ करता था, और वो मॉब और रेगन दोनों को ही चेतावनी देता है कि उन दोनों को ही समय रहते यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक स्पिरिट है। यहाँ पे डिम्पल यही बताता है कि जब ये नॉर्मल इंसान हुआ करता था तब भी ये काफी बुरा था और ये एवे स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर लिया करता था, जिस वजह से ये मरने के बाद काफी खतरनाक स्पिरिट बन पाए। लेकिन फिर भी मॉब पीछे नहीं हटता और वो मोगामी को मिनोरी की बॉडी में से एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन मॉब को यह एहसास होता है कि मोगामी मिनोरी की बॉडी में बहुत ज्यादा डीप तक घुस चुका है और वो इतनी आसानी से उसकी बॉडी से उसको बाहर नहीं निकाल सकता। तो ऐसा करने के लिए मॉब को अपनी खुद की बॉडी से बाहर निकलना पड़ेगा और मिनोरी की बॉडी में जाके मोगामी की स्पिरिट को बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मॉब डिम्पल को कहता है कि जैसे ही मैं अपनी बॉडी से बाहर निकलूंगा तो डिम्पल तुम मेरी बॉडी पे कब्जा कर लेना, जिससे कि मोगामी मॉब की बॉडी में घुस ना पाए। यहाँ पे जब भाई मॉब अपनी बॉडी से बाहर निकल जाता है तो मोगामी जल्दी से मॉब की ओर भागता है जिससे कि वो उसकी बॉडी पे कब्जा कर सके, लेकिन इतने में भाई डिम्पल उसकी बॉडी पे कब्जा कर चुका होता है और मोगामी से लड़ना शुरू कर देता है और पीछे से मॉब आके मिनोरी की बॉडी में घुस जाता है। जब मोगामी का उस पर ध्यान नहीं होता, मोगामी मॉब को बताता है कि कैसे अब तुम मेरे दिमागी दुनिया में आ चुके हो और मैं यहाँ पे कुछ भी बदल सकता हूँ और अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे वो मॉब को ऐसे दिखाता है कि जैसे मॉब मोगामी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन भाई वो सब कुछ मोगामी कंट्रोल कर रहा होता है और मॉब असलियत में वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे वो मॉब की सारी ताकतों को छीन लेता है और मॉब को हरा देता है। मोगामी बताता है कि साइकिक पावर्स के पीछे इमोशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है और पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इमोशंस से ही कोई भी साइकिक और भी ज्यादा ताकतवर बनता है। यहाँ पे वो इस मेंटल वर्ल्ड को बिल्कुल मॉब की असली दुनिया की तरह बनाता है, लेकिन इस बार उस दुनिया में मॉब के पास कोई भी पावर्स नहीं होती है, ना ही कोई फ्रेंड्स होते हैं और ना ही कोई फैमिली होती है। वो ऐसा इसलिए करता है जिससे कि मॉब को अकेलापन और बेसहारा महसूस हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।